हेलो स्टूडेंट, उत्तराखंड में जो आपके आगामी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा आयोजित की जानी है UKSSC द्वारा, उसके जो प्रश्न पत्र हैं उनके पैटर्न पर हम आपके लिए GS हिंदी उत्तराखंड के प्रश्न ला रहे हैं। तो इसमें हमारा जो आज का प्रश्न पत्र है वो GS कंप्यूटर और आपके रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चनों का है। तो इसी तरीके के क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में बनने के चांसेस रहते हैं। तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारा ये प्रश्न पत्र कैसा लगा। बाकी मैं आपको ये पेपर एक्सप्लेन करके दे दे रहा हूँ। इसकी PDF हमारे जो संजय देव क्लासेस करके टेलीग्राम चैनल है उसमें मिल जाएगी, वहां से आप इसकी PDF भी ले सकते हैं। कौन सा एक पठार और उसका स्थान सुमेलित नहीं है? दुनिया के कुछ पठार दे रखे हैं। अनातोलिया का पठार, अनातोलिया का पठार तुर्की में है, बिल्कुल सही है, जिसे एशिया माइनर पठार भी कहा जाता है। अनातोलिया पठार का हिस्सा है एशिया माइनर पठार, जहां सबसे पहले बार आपका चुंबक की खोज हुई थी। शान का पठार, शान का पठार तिब्बत के पठार की पूंछ है एक तरीके से। तिब्बत के पठार का जो सिर है वो आपका, तिब्बत का पठार अगर आप देखोगे तो वो आपके कंगारू की आकृति का है, जिसका बीच का हिस्सा तिब्बत का पठार है, सर वाला हिस्सा ऊपर पामीर की गांठ कहलाती है, यानी कि पामीर का पठार, और जो पूंछ का निचले का हिस्सा दबा हुआ है वो शान का पठार कहलाता है, वो म्यांमार में है। ये भी बिल्कुल सही है। पेंटागोनिया का पठार, पेंटागोनिया का पठार जो पंपास नामक घास के मैदानों के लिए जाना जाता है, अर्जेंटीना के जो आपका पठारी क्षेत्र है एंडीज पर्वतमाला से लगता हुआ, वो अर्जेंटीना का है। चियापास का पठार कनाडा नहीं है, चियापास का पठार मैक्सिको का पठार है, यानी कि मैक्सिको का पठार या चियापास का पठार ही इसका नाम है। कोई मैक्सिको का पठार भी बोलता है, कोई चियापास का पठार भी बोलता है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनघनत्व वाला देश कौन सा है? भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान। बांग्लादेश सबसे ज्यादा जनघनत्व वाला देश है। दक्षिण एशिया यानी कि सार्क संगठन में जितने भी देश हैं उनमें सबसे ज्यादा आबादी प्रति वर्ग किलोमीटर में बांग्लादेश में रहती है, क्योंकि बांग्लादेश एक आपका मैदानी भाग है, अधिकतर हिस्सा डेल्टाई मैदान है, काफी उपजाऊ है, आपको पता है। मतलब प्रति आपका वर्ग किलोमीटर में सबसे ज्यादा, प्रति हेक्टेयर में सबसे ज्यादा चावल, जूट आदि उत्पादित इसीलिए होता है क्योंकि ये उपजाऊ क्षेत्र है। इसीलिए प्राचीन काल से ही इस भाग में आपका जो गंगा का डेल्टाई भाग है, गंगा और ब्रह्मपुत्र का, इसमें आबादी का जो बसाव था वो ज्यादा था। तो इसीलिए दक्षिण एशियाई देशों में सबसे ज्यादा जनघनत्व बांग्लादेश का होगा। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी कहां से कहां तक नौगम्य है? गंगा नदी नौगम्य मतलब जिसमें आपकी नावें चलाई जा सकती है। तो गंगा नदी नौगम्य है इलाहाबाद से हल्दिया तक। इलाहाबाद से हल्दिया तक जो गंगा नदी है उसी पर आपका जो NW नेशनल वाटरवे, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 बनाया गया है, जिसमें हाल ही में आपको पता है कि हल्दिया से यहाँ तक आपके एक जो जहाज है पानी का वो भी टेस्ट के तौर पर चलाया गया था, क्रूज की तरह। मतलब जो आपका जो जिसमें सवारियां आपका कुछ गंगा विलास नाम से उसे अवतरित किया गया था इस पूरे क्षेत्र में, ताकि टेस्टिंग की जा सके कि इसमें आसानी से जहाज निकल सकते हैं या नहीं। आने वाले समय में ये आंतरिक वाटरवे के थ्रू व्यापार करने का एक बहुत बड़ा आपका रास्ता बन सकता है। इसीलिए भारत ने इसमें आपका इसे नेशनल वाटरवे 1 बना रखा है, क्योंकि जो पानी के मार्ग होते हैं वो अपेक्षाकृत स्थलीय मार्गों से 1/3 सस्ते होते हैं। जहां 100 रुपए में हमारा माल इलाहाबाद से हल्दिया बंदरगाह में पहुंचेगा समुद्र में, वहां पानी के मार्ग से अगर हम ले जाएं तो वो 30 रुपए में पहुंच जाएगा। इतना सस्ता होता है। इससे हम वैश्विक प्रतिस्पर्धा में काफी अच्छा कर पाएंगे। इसीलिए इंडिया 6 नेशनल वाटरवे अभी डेवलप कर रहा है। तो उनमें से 5 तो लगभग हो चुके हैं, एक वाटरवे पर काम चल रहा है, बराक नदी पर जो 6 बन रहा है आपका असम में। निम्नलिखित में पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए हेतु निम्न में न्यूनतम कितना प्रतिशत वनाच्छादन होना चाहिए? भारत में पारिस्थितिकी संतुलन के, किसी भी देश में पारिस्थितिकी संतुलन के लिए वनों का 33% वन होना बहुत जरूरी है। पूरे देश के क्षेत्रफल में 33% वनावरण होना आवश्यक है। इस 33% में भी जो मैदानी भाग है उनमें 25% और जो पर्वतीय भाग है उनमें 60% का वनावरण अनिवार्य होना चाहिए किसी भी आपके क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की भाषा नहीं है? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सी तो कंप्यूटर की एक बहुत फेमस भाषा है। जावा भी आपका
कंप्यूटर, इंटरनेट, आपका जो आजकल वीडियो गेम्स वगैरह बनाए जा रहे हैं उनमें आपका बहुत प्रचलित भाषा है। सी इसी का क्या है, एडवांस वर्जन है जो जावा की तरह ही काम करती है। ओरेकल एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है, ना कि आपका लैंग्वेज है, तो इसका सही आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? इंटरनेट एक्सप्लोरर एक आपका क्या है, वेब ब्राउजर है। वेब ब्राउजर मतलब जब भी हम कंप्यूटर या मोबाइल के थ्रू इंटरनेट में प्रवेश करने के लिए जाते हैं तो हमें एक ऐसी एप्लीकेशन की जरूरत पड़ती है जिसके थ्रू हम इंटरनेट में प्रवेश कर सकें। जैसे आपके मोबाइल में आजकल आपका क्रोम रहता होगा, गूगल का है क्रोम, इसीलिए आपका वो सबसे ज्यादा प्रचलित है, तो उसे हम वेब ब्राउजर बोलते हैं। आपको इंटरनेट में कुछ भी सर्च करने के लिए जाना है तो आप क्रोम के थ्रू जाते हैं, तो वो एप्लीकेशन डेवलप की गई है इंटरनेट में आपके जाने के लिए, इंटरनेट में प्रवेश करने के लिए, तो इसे वेब ब्राउजर कहा जाता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर भी आपके एक तरीके से जैसे आपका क्रोम है या फायरफॉक्स है, मोजिला है, उसी की तरह एक क्या है, वेब ब्राउजर है। निम्नलिखित में से एक ऑप्टिकल मेमोरी कौन सी है? ऑप्टिकल मेमोरी ऑप्टिक्स जिसमें होते हैं, मतलब जिसमें आपका चमकीले पदार्थ पर आपके लेप लगा करके उसमें आपका सिलिकॉन आदि के जैसे चमकीले पदार्थ, उसमें आपका मेमोरी सेव की जाती है, तो उसे हम ऑप्टिकल मेमोरी बोलते हैं। सीडी रोम आपका ऑप्टिकल मेमोरी का उदाहरण है इसमें से। अगला क्वेश्चन है वर्तमान विंडो को बंद या क्लोज करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी होती है? जैसे हमारे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज पर हमने कोई विंडो चला रखी है, कोई आपके विंडो आई है, उसे हमने अगर क्या करना है, बाहर उसको क्लोज कर देना है उसको, तो हमें दबाना पड़ेगा Ctrl+W। ये आपका शॉर्टकट की है जिसके थ्रू हम उस वर्तमान विंडो से क्या कर जाएंगे, क्लोज कर जाएंगे। इसमें आपका Alt+F4 भी होता है, इसके थ्रू भी आप किसी वर्तमान आपके विंडोज को क्लोज कर सकते हैं, ये भी एक शॉर्टकट की है। सार्क या दक्षेस का 8वां और अंतिम सदस्य कौन बना? दक्षेस, जिसकी स्थापना 1985 में आपका ढाका में हुई थी। इसके आरंभ में 7 ही सदस्य थे दक्षिण एशिया के, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका और मालदीव। बाद में 2007 में, क्योंकि वैसे अफगानिस्तान मध्य एशिया में चला जाता है, हिंदुकुश के पार है ये, हिंदुकुश और हिमालय के दक्षिण में जो आपका बंगाल की खाड़ी तक जो देश है उन्हें हम दक्षिण एशिया बोलते हैं। वैसे भौगोलिक रूप से दक्षिण एशिया है नहीं, परंतु दक्षिण एशिया के साथ इसका सामरिक, राजनीतिक और व्यापारिक संबंध बहुत प्रगाढ़ और सांस्कृतिक आपका संबंध भारत के साथ होने के कारण इसे 2007 में आपका दक्षेस यानी कि सार्क, साउथ एशियन रीजनल कॉरपोरेशन का 8वां सदस्य बनाया गया। अगला, दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित किए गए थे? दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला स्टील प्लांट है। भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारत ने यह लक्ष्य रखा था कि हम आपके नियोजित तरीके से आधारभूत और बृहद उद्योगों का विकास करेंगे जिसके थ्रू हम अन्य औद्योगिक गतिविधियों को संचालित कर सकें। तो स्टील या आयरन हमारे आधारभूत उद्योग की रीढ़ है, उसी से सारे उद्योग मशीनरी बनती है, तो भारत ने सबसे पहले इसी पर फोकस किया और इसके लिए आपके 3 दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, भिलाई वर्तमान छत्तीसगढ़, राउरकेला उड़ीसा में 3 प्लांट लगाए। जो दुर्गापुर वाला लगा था वो ब्रिटेन की सहायता से लगा था, जो भिलाई वाला लगा था वो आपका सोवियत संघ की सहायता से लगा था, और राउरकेला वाला जर्मनी की सहायता से लगा था। ये सब द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लगाए गए थे, जो भारत के आपके महत्वपूर्ण आपके सेल के स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो बाद में स्थापित की गई उसके कारखाने। बैंकिंग लोकपाल योजना किस वर्ष लाई गई? बैंकिंग लोकपाल मतलब ग्राहकों के साथ बैंक सही तरीके से आपके डील करे, किसी भी तरह की ठगी ना करे, ग्राहकों की कोई भी शिकायत हो जिसका निवारण बैंक नहीं कर पा रहा है तो इसके लिए आप शिकायत कर सकते हैं लोकपाल में, और लोकपाल तुरंत आपके जो शिकायत होता है उस पर एक्शन लेता है और बैंक के द्वारा जो आपके प्रति नेग्लिजेंसी का रवैया अपनाया जा रहा है उस पर प्रतिक्रिया देता है। तो बैंकों के ग्राहकों के हितों के संरक्षण के लिए बैंकिंग लोकपाल लाया गया था 1995 में। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार में कोटा क्या होता है? विश्व व्यापार में कोटा कहते हैं किसी भी देश के आयात और निर्यात के जो प्रतिबंध हैं उन्हें कोटा कहा जाता है, कि आप किसी चीज का कितना आयात कर सकते हो, कितना निर्यात कर सकते हो। जैसे मान लो तेल सस्ता हुआ है तो अभी तो हम क्या करेंगे,
दुनिया भर का तेल मंगा करके इकट्ठा कर लेंगे, परंतु हमारा एक कोटा है कि इस देश से हमें इतना ही तेल मिलेगा। या हम कोई चीज निर्यात करते हैं, जैसे हमारे यहाँ गेहूं ज्यादा हो गया तो हम वैश्विक बाजार में सस्ता दे देंगे, तो दूसरे देश यूक्रेन वगैरह तो मारे जाएंगे, क्योंकि उनका गेहूं भी वैश्विक बाजार में जाता है। तो ये संतुलन बना रहे, कोई देश अति ना करे आयात और निर्यात की, उसके लिए विश्व व्यापार संगठन WTO में एक शब्द आता है कोटा। तो ये आयात की मात्रा की सीमा, निर्यात की मात्रा की सीमा, दोनों के निर्धारण के लिए आयात और निर्यात की मात्रा को नियंत्रित करना। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा सदस्य का चुनाव लड़ने की न्यूनतम शैक्षिक आहार्यता क्या है? कुछ नहीं है, अंगूठा छाप भी लड़ सकता है लोकसभा का चुनाव, इसमें कुछ नहीं है। पंचायतों में तो आपको पता है उत्तराखंड में 2016 में जो पंचायती राज का नया अधिनियम लाया गया है, उसके तहत आपके 2 बच्चों से ज्यादा और हाई स्कूल पास हो, 2 बच्चों से ज्यादा नहीं होने चाहिए पंचायत प्रतिनिधि के लिए। कोई भी पंचायत स्तर, त्रिस्तरीय पंचायत में, चाहे वो जिला पंचायत हो, क्षेत्र पंचायत हो या फिर आपकी ग्राम पंचायत हो, उसका कोई भी मेंबर या अध्यक्ष आपका 2 संतानों से ज्यादा उसकी नहीं होनी चाहिए। और जो आपका शैक्षिक आहार्यता है वो हाई स्कूल होनी चाहिए, तभी आप पंचायत में प्रतिनिधि बन सकते हैं। विधानसभा लोकसभा के लिए ऐसी कोई अनिवार्यता अभी नहीं रखी गई है, तो कोई शैक्षिक योग्यता नहीं है, कोई अंगूठा छाप भी आपका इसमें प्रतिनिधि बन सकता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपको पता है यहां पर है, तो इनको रखा गया है किसके तहत? कोलकाता हाई कोर्ट के तहत। मतलब कोलकाता जो हाई कोर्ट है उसी की टेरिटरी में आते हैं अंडमान निकोबार। यानी कि अंडमान निकोबार के किसी जिले में कोई केस है, अगर वो उसके खिलाफ हाई कोर्ट जाना पड़ता है तो वो चेन्नई नहीं जाएगा या दूसरे स्टेट नहीं जाएगा, बल्कि वो जाएगा सीधे कोलकाता हाई कोर्ट, क्योंकि वो इसी की टेरिटरी में स्थापित है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? राज्यपाल राज्यों के जो आपके संवैधानिक प्रमुख होते हैं, राज्य की कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। यह प्रक्रिया कनाडा के संविधान से ली गई है, राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया। मतपत्रों का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश में हुआ? देखो, मतदान के लिए गुप्त मतदान द्वारा मतपत्र प्रयोग करने वाला पहला देश आपका ऑस्ट्रेलिया था। 1856 में पहली बार ऑस्ट्रेलिया में आपका मतपत्रों का प्रयोग करने के लिए बैलेट पेपर, मतपत्र चुनाव कराने के लिए बैलेट पेपर और जो आपके पेटियां होती हैं उसे डालने के लिए इसका प्रयोग किया गया था। तो ऑस्ट्रेलिया है जिसने 1856 में गुप्त मतदान प्रणाली शुरू करी और उसमें बैलेट पेपर पर अपने कैंडिडेट चुनने की आपकी जो प्रणाली है उसे आरंभ किया था। तो इसमें ऑस्ट्रेलिया होगा। भारत में अंग्रेजों द्वारा प्रथम कारखाना अधिनियम किस वायसरॉय के समय लाया गया था? प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में आया था लॉर्ड रिपन के समय, जिसने कारखाने में आपके सुरक्षा को लेकर के बहुत सारे इंतजाम करवाए कारखानों से। उसके अलावा महिलाओं के और पुरुषों के काम करने के घंटे निर्धारित कराए, उनका वेतनमान निश्चित करवाया। तो कई तरीके के सुधार थे प्रथम कारखाना अधिनियम में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट शासकों ने किस धर्म का अनुसरण किया था? राष्ट्रकूट शासक वैसे तो आपके हिंदू धर्म के ही अनुयायी थे, लेकिन राष्ट्रकूटों का ज्यादा झुकाव रहा था संरक्षण के मामले में जैन धर्म। जैन धर्म में राष्ट्रकूटों की ज्यादा आस्था थी। अगर अमोघ भूति की बात करोगे राष्ट्रकूट शासक, तो वो तो आपका जैन मुनि ही बन गया था। यानी कि उसने जैन धर्म को इस तरीके से ले लिया था कि वो जैन धर्म में संन्यास में चला गया था। गुप्त काल में प्रांतों को क्या कहा जाता था? गुप्त काल में प्रांतों को भुक्ति कहा जाता था। प्रांत मतलब उनके प्रदेश में जो विभाजित होता था पूरा साम्राज्य, उन्हें भुक्ति कहते थे। इसी तरीके से जो आपका चंदेल राजवंश हैं, जिन्हें हम जेजाग भुक्ति के चंदेल बोलते हैं। जेजाग आपके चंदेलों के एक राजा का नाम था, तो जेजाग के क्षेत्र को भुक्ति कहा गया, तो उसका नाम जेजाग भुक्ति बना, जो चंदेलों ने जहां पर अपने राज्य की स्थापना करी और बाद में इसी जेजाग भुक्ति में आपका खजुराहो राजधानी बना करके वहां पर विभिन्न तरह की कलाकृतियां निर्मित करवाई। पंजाब के अमृतसर नगर की स्थापना किसने की थी? तो पंजाब के अमृतसर नगर की स्थापना 1574 में जब आपका अकबर ने गुरु रामदास से मुलाकात की थी, तो रामदास को उन्होंने ये अमृतसर जिसमें नगर बसा है वो पूरा क्षेत्र जो आपका 500 बीघा के लगभग दान में दे दिया। उसी पर आपके रामदास ने अमृतसर नामक नगर बसाया, एक सरोवर के चारों तरफ। बाद में यहाँ पर
जो 5वें गुरु हुए, गुरु अर्जुन देव, ये चौथे थे रामदास, और 5वें गुरु जब अर्जुन देव हुए तो उन्होंने उसी अमृतसर के तालाब के बीचों बीच एक आपका मंदिर बनवाया, जिसे हरमंदिर साहिब कहा जाता था। बाद में राजा रणजीत सिंह ने उस पर सोने का छत्र चढ़ा दिया तो उसे गोल्डन टेम्पल या स्वर्ण मंदिर नाम दिया गया। तो वो नाम अंग्रेजों ने दिया था। छत्र चढ़ाया सोने का सबसे पहले राजा रणजीत सिंह ने। आज तो पूरा का पूरा मंदिर ही आपके सोने से मढ़ा जा चुका है, उस समय केवल उसका छत्र होता था। तो गोल्डन टेम्पल तब नाम मिला। जब इसे स्थापित किया था गुरु अर्जुन देव ने तो इसे हरमंदिर साहिब कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए रेखा चित्रों में से कौन सा रेखा चित्र पति पत्नी और परिवार के पारस्परिक संबंधों को दर्शाता है? देखो, पति अलग है, पत्नी अलग है, लेकिन ये दोनों ही किसके हिस्से हैं? परिवार के। ठीक है, ये परिवार अलग, पति अलग, पत्नी अलग नहीं, या एक उससे उसके अंदर फिर दूसरा उसके अंदर आता हो, ऐसा भी नहीं है। पत्नी स्वतंत्र इकाई है, पति स्वतंत्र इकाई है, लेकिन परिवार इन दोनों इकाई का संयोजक है। तो इसका सही आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए अनुक्रम में प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा? इसमें एक अनुक्रम दिया है आपके अल्फाबेट्स का, तो बीच में आपका गैप कर रखा है। तो अगर हम ABCD में इसे लिखने में बहुत फायदा होता है, क्योंकि कोई गलती होने के चांस नहीं। वैसे तो हम EJOT वगैरह ये सब याद करके ले जाते हैं, परंतु कई बार उसमें मिसिंग भी हो जाती है और समय बहुत नहीं लगता है इनको लिखने में। अब अगर आप इसको लिखने के लिए निकलोगे तो 20 सेकंड में तो लिख लोगे, इससे कंफर्मेशन अच्छे से हो जाता है। जैसे ये श्रृंखला बनी D से K से यहाँ पर क्या बनेगा, फिर उससे क्या बनेगा। अगर D से K की गिनती करें तो D से K आएगा 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 में क्या आना चाहिए? R आना चाहिए। तो इधर अगर हम R ले लेते हैं तो इसके बाद 7 में क्या आना चाहिए? R के बाद 1 2 3 4 5 6 7, Y आ गया है, तो Y तो है यहाँ, ठीक है, R बैठ गया। अब F से M का देखो, फिर वैसे ही उतने ही क्रम में वो रखना। F से M 1 2 3 4 5 6 7 में आया F से M, M से 7 में 1 2 3 4 5 6 7, तो T आ गया है। T से 7 गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, A आया, A आ गया, ठीक है। तीसरे में I P D, I P से यहां क्या आएगा, फिर D किस में आएगा? तो I से P 1 2 3 4 5 6 7, 7 का ही चलो, 1 2 3 4 5 6 7, V आ जाएगा, RTV। तो इसका सही आंसर RTV होगा। चौथा आंसर ही इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक अन्य 3 से भिन्न है। वर्ग, वर्ग, ये वर्ग हो गया, वृत्त, आयत और त्रिभुज, ये 4 आकृतियां। तो भिन्न कौन सी है? भिन्न इसमें से वृत्त हो जाएगी, क्योंकि वृत्त गोलाकार वक्र से बना है, बाकी सब सीधी रेखाओं से निर्मित है, तो इसके अनुसार वृत्त आएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आकृति में प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? कुछ पजल दिया हुआ है, तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें बीच में संख्या हमें ज्ञात करनी है। देखो साइड में अगर हम 56 + 15 करें तो ये आएगा 71। 71 में से इधर वाले के योग को घटा दे, 22 और 8 40, तो ये आ जाएगा 22 और 8 30, कितना आ जाएगा? 41। तो 41 आया है बीच में। अगर ये यहाँ अप्लाई हो जाता है तो यहाँ भी अप्लाई करेंगे। 46 और 9 कितना हो गया? 55, और -10 और 6 16, तो ये हो गया 39। तो 39 आया है, अप्लाई हो गया। इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को घटा देना है। 34 + 11, ये आया 5 4 45, और 14 और 6 20, -20, तो ये आएगा 25। तो इसका सही आंसर 25 होगा, जो पहले ही विकल्प में। दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? श्रृंखला दी हुई है 10 से 22, 22 से 46, 46 से फिर यह है
तो ये क्या होना चाहिए, 10 से 22 कितना अंतर है, 12 का, 22 से 46 24 का अंतर, 24 से 46 से अगला अंतर दुगना हो रहा है तो 48 करके देखते हैं। अगर यहाँ 48 लें तो 46 और 48 94 आएगा, फिर 48 का दुगना आना चाहिए, 8 दूना 16, 94 और 96 कितना होना चाहिए ये, हाँ 190, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, 94। तो इसका सही आंसर ये है। ये 25 क्वेश्चन है, आपको कैसे लगे आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं आपके लिए पूरी श्रृंखला भी ला रहा हूँ। अभी आपके 2 पेपर हमने पूरी श्रृंखला के भी डाले हैं और इसके हम अदर पेपर भी डालते रहेंगे। अभी मैं छोटे छोटे टुकड़ों में डाल रहा हूँ, जैसे आपका फिजिकल हो जाता है और आप लोग पढ़ाई पर पूरे फोकस हो जाते हैं तो उसके बाद मैं पूरे पेपर भी यहाँ डाल दूंगा जो आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए। उत्तराखंड के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए हमारे पास आप बात भी कर सकते हैं। हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर, हमारे ऐप का आपका लिंक वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। तो आप हमें कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।